हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 पर हम आ गए थे, जिसमें हम बेसिकली हमने अपनी जो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वो क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें हमें क्या करना था भाई, हमें बहुपदों के शून्य ज्ञात करने थे और उनके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी थी। हमें वेरीफाई करना था कि उनका जो शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध है वो ठीक है या नहीं है। कहने का मतलब वो जो संबंध है वो दोनों आपस में इक्वल आते थे। अगर वो इक्वल आते थे तो हम कह देते थे कि भाई ये बिल्कुल सत्य है। क्लियर है बच्चों? तो ये बातें इसी पर आधारित हमने अपने प्रश्न किए थे। ठीक है, तो जो हमारा पहला प्रश्न था उसके करीबन 6 पार्ट हमने आपको बताए थे, जिसके हमने 2 पार्ट हैं वो हमने अपनी क्लास में डिस्कस किए थे, वीडियोस में बताए थे हमने, और जो इसका 3rd पार्ट था वो हमने आपको होमवर्क के लिए दे दिया था। आई होप आपने ये होमवर्क ट्राई किया होगा और आपने इसको सॉल्यूशन भी कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे भाई, इसी के जो अगले जो पार्ट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन हमारा यही रहेगा बच्चों, एक बार आप क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिए। क्या है? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करिए। हमारे सामने एक बहुपद मिलेगा, हमें उस बहुपद का हमें शून्यक निकालने हैं। शून्यक निकालने के बाद और क्या हमसे कहा गया है इस क्वेश्चन में कि शून्यकों के बीच और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। किस किस के? शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसके जो हमारे पार्ट थे 1st, 2nd, 3rd, अब 3rd से अगले पार्ट जो हमें दिए हुए हैं वो क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनको सॉल्व करते हैं। जैसे कि 4th पार्ट हमारे सामने लिखा है बच्चों, 4u² + 8u। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या अलग दिख रहा है भाई? अब तक हमने जो कितने भी क्वेश्चन किए थे वे हमारे कैसे लिखे हुए थे? इस तरह की फॉर्म में थे। x² मतलब x² वाली टर्म थी, फिर x वाली टर्म थी, फिर कांस्टेंट था। ये सारे क्वेश्चन हमने इस तरह के किए थे। यहाँ पे क्या था? s² वाली टर्म, फिर s वाली टर्म, फिर कांस्टेंट। अब ये कैसी टर्म है? कहने का मतलब अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती थी भाई? हमने एक द्विघाती बहुपद के ही तो क्वेश्चन कर रहे थे हम, तो द्विघाती बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी वो हमने आपको बताई थी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। क्या होती थी वो? ax² + bx + c। ठीक है, अब इन वाले क्वेश्चंस में क्या था भाई? ax² वाली टर्म ये कह सकते हैं हम, bx वाली टर्म ये कह सकते हैं हम। क्यों भाई? x² वाली टर्म है यानी कि ax² वाली टर्म है, 2x है यानी कि bx वाली टर्म हो गई, कांस्टेंट है मतलब c कांस्टेंट हो गया यानी 8। ठीक है, तो हमारे सारे क्वेश्चन इन्हीं टर्म्स में थे। लेकिन हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 4th है ये क्या है? ये कुछ अलग है। कैसे भाई? देखो, इसके अंदर स्क्वायर वाली टर्म है, बिना स्क्वायर वाली टर्म है ना भाई, लेकिन कांस्टेंट वाली टर्म गायब है ना भाई? क्या कह सकते हैं हम? ax² वाली टर्म है, bx वाली टर्म है, लेकिन जो c होता है वो इसके अंदर गायब है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है बच्चों, ये आप समझिए। तो अब हमें इन दोनों के बीच ये सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे भाई? अब बच्चों देखो, इन दोनों के बीच हमें देखना है कि हम क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं जो दोनों के अंदर हो। अब भाई देखो, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यानी कि इन दोनों में अगर मैं 4, एक तो मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ भाई, यहाँ 4 का 4 आ जाएगा, और इसमें से 4 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा? अंदर 2 बचेगा। क्यों? क्योंकि 4 2 से कितने होते हैं? 8 होते हैं। क्लियर है भाई? अब देखो, एक तो मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ, और क्या ले सकता हूँ? u। एक इसमें से एक u कॉमन ले लूँगा, इसमें से एक u कॉमन ले लूँगा, किसमें तो खैर एक ही है, इसीलिए मैं एक u कॉमन ले लेता हूँ। कैसे? देखिए, मैंने कॉमन लिया कुल मिला के 4u, तो अब अंदर क्या बचेगा मेरा? देखिए, एक तो 4 कॉमन आ गया, तो 4 तो यहाँ बचेगा ही नहीं इस वाली टर्म में। u कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? केवल एक u बचेगा, और इस वाली टर्म के पास क्या बचेगा भाई? u हम ले चुके, 4 हमने ले लिया, तो अंदर क्या बचा? अब 2 बचा, तभी तो 4 2 8 हो जाएगा, तो अंदर क्या बचा? केवल 2 बचा। क्लियर है? ये बात क्लियर सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास 2 चीज़ें आ गई, दोनों क्या हैं भाई? ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, दोनों क्या हैं? मल्टीप्लिकेशन में है। अब इन दोनों के क्या करते हैं हम? अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। कैसे? 4u को 0 के इक्वल पुट कर दीजिए और u + 2 को 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। ठीक है, और दोनों में से आप u की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए। तो इसमें से u की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 4, u के मल्टीपल में 4 है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? ये डिवाइड में चला जाएगा,
और 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करिए वो 0 ही आएगा। क्लियर है, ये बात आप जानते होंगे। अब यहाँ भी यू की वैल्यू कैलकुलेट करिए, यहाँ +2 है, इधर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये मेरी यू की वैल्यू आ जाएगी -2। क्लियर है भाई, इतनी बात सभी समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये तो आ गई मेरी जीरोज। क्या आ गई भाई? जीरोज आ गई, शून्यक निकाल लिए हमने। ठीक है भाई, शून्य की तो निकालने हैं हमें। अब शून्यकों के बाद हम क्या करते हैं, हमें शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। उसके हमने आपको फॉर्मूलेज बताए हुए हैं। क्या होते हैं वो फॉर्मूलेज? क्या याद करिए, शून्यकों का योग, शून्यकों को हम क्या कह देते थे? अल्फा और बीटा। कहने का मतलब इसको आप कह लीजिए ये अल्फा की वैल्यू है और ये बीटा की वैल्यू है। क्लियर है? दो ही वैल्यू क्यों आई? अच्छा, ये बात भी आप ध्यान रखिए, दो ही वैल्यू क्यों आई ये बात आप ध्यान रखिएगा। जितनी भी उसकी डिग्री होगी, अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉलिनोमियल की कितनी डिग्री है, तो आप क्या कहेंगे? सर 2 डिग्री है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर ही उस पॉलिनोमियल की, उस बहुपद की डिग्री होती है। ठीक है, और जितनी भी डिग्री होगी उसके उतने ही जीरोज आते हैं। क्लियर है? तो 2 डिग्री है, 2 ही जीरोज आए हैं। और जीरोज को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बोलते हैं? अल्फा और बीटा बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं जो 0 है वो अल्फा की वैल्यू है और जो -2 है वो बीटा की वैल्यू है। क्लियर है भाई? लेकिन जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। इतनी बात क्लियर? आप इसके अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं और देखते हैं ये सही बात है या नहीं है। तो भाई देखो, अल्फा की वैल्यू क्या कहा हमने? 0, तो अल्फा की जगह हमने 0 लिख लिया। बीटा की वैल्यू हमने कही 2, तो बीटा की जगह हमने -2 लिख लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए भाई, अब -b, b की वैल्यू क्या होगी भाई? अब याद करिए b क्या होता था? b होता था x का गुणांक। ठीक है, यहाँ पे x की जगह क्या है? u है, तो u का गुणांक क्या होगा? 8 होगा। तो हमने रख लिया यहाँ पे 8, लेकिन है माइनस का, तो माइनस की माइनस, क्योंकि माइनस तो हमारा फॉर्मूले में ही है भाई, है ना। चलिए, ए क्या होता था? ए होता था x² का गुणांक। यहाँ पे x की जगह क्या है? u, तो u² का गुणांक क्या है? 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए भाई, अब क्या होगा भाई? प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा? ये 0 - 2। ठीक है, इसको काट दीजिए, 4 2 8 हो जाए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो कितना बचा? -2 बचा। 0 में से -2 जाएंगे तो -2 ही बचेंगे। भाई दोनों तरफ -2 आ गए, तो हमारी हो गई यहाँ पे सत्यता की जांच। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस हमने थोड़ा सा जो हमारा क्वेश्चन में ट्विस्ट ये था कि बस इसके अंदर कांस्टेंट वाली टर्म नहीं थी, तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का ये तरीका होता है। क्लियर है भाई? अब बात करते हैं 5th पार्ट की। अब 5th पार्ट भी कुछ अजीब है, कुछ अलग है। कैसे? देखिए, इसके अंदर x² वाली टर्म है और कैसी है? कांस्टेंट वाली टर्म है। कौन सी टर्म गायब है भाई? bx वाली टर्म गायब है। कौन सी वाली टर्म गायब है? bx वाली, यानी कि सिंपल t वाली टर्म गायब है इसके अंदर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते हैं वो देखिए आप। भाई क्या, अब आप एक बात बताइए, किसी भी अंडर रूट का, जैसे कि √4 है मेरे पास, इसका मैं स्क्वायर करूं तो क्या आएगा? 4 ही आएगा। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि √4² को हम कैसे लिख लेंगे? √4 मल्टीप्लाई बाय √4। जब दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट कट जाता है और जो नंबर है वो एज इट इज आ जाता है। क्यों? क्या आएगा? 4 आ जाता है। क्लियर है? ये बात आप सब लोग जानते होंगे। चलिए अब देखते हैं भाई। अब यहाँ पे आप देखो, ये लिखा मैंने t²। अब इस 15 को मैंने लिख दिया √15 का स्क्वायर। यहाँ इस चीज़ को लिखने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ऐसा मैंने इसलिए लिखा, क्यों? क्योंकि भाई √15 का आप स्क्वायर करोगे तो आएगा तो 15 ही भाई। यहाँ पे हमने देखा √4 का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 4 ही होती है। तो √15 के स्क्वायर की अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 15 ही आएगा। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। अब इसको मैंने इस तरह से क्यों लिखा, तो ये बात आप ध्यान से रखिए। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a² - b² का। ठीक है, जब मैं इस फॉर्मूले को खोल दूंगा तो इसका आता है a + b × a - b। ये बहुत ही कॉमन जनरल फॉर्मूला है, ये आपको आता होगा। ठीक है, नहीं भी आता तो हमने आपके लिए इसको लिख दिया है। ठीक है, आप देखो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसी फॉर्म में तो लिखा हुआ है a² - b²। भाई t को a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a² - b²। तो इसको कैसे लिख देंगे हम? a + b × a - b। a हमने किसे माना? t को। b हमने किसे माना? √15 को। तो कैसे लिख देंगे इसको? इस वाली फॉर्म में लिख दीजिए। कैसे? t + √15 और t - √15। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। भाई क्या लिख दिया? a + b × a - b।
क्लियर है। अब देखो भाई दो संख्याएं हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आ गई है, अब दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। करते हैं, टी प्लस अंडर रूट 15 इक्वल्स टू 0, टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल्स टू 0। अब भाई देखो ये अंडर रूट 15 है, मुझे इधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। टी की वैल्यू आ गई मेरे पास, अब टी को मैं इस रूट माइनस की रूट 15 को इधर लेके जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी रूट 15। तो मेरे पास टी की दो वैल्यू आ गई हैं। दो ही वैल्यू क्यों आई, क्योंकि डिग्री क्या थी, दो थी, तो दो ही इसके जीरो हमें मिल गए हैं। इसको हम कह सकते हैं अल्फा की वैल्यू और इसको हम कह सकते हैं बीटा की वैल्यू। क्लियर है भाई, तो ये हो गए हमारे शून्य, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। उसके लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है भाई। चलिए अब क्या करेंगे हम, अल्फा क्या होगा, अल्फा की वैल्यू हमने क्या कहा, माइनस के रूट 15, ठीक है, प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, रूट 15, ठीक है। बी क्या होता था भाई, एक्स का गुणांक, यहाँ पे एक्स वाली टर्म तो कोई है नहीं, यानी कि सिंपल टी वाली टर्म तो कोई है ही नहीं। भाई बी क्या होता था, एक्स का गुणांक होता था ना, यहाँ पे एक्स वाली कोई टर्म है, यानी कि टी वाली कोई टर्म है। भाई टी स्क्वायर वाली तो टर्म है, केवल टी वाली टर्म थोड़ी ना है ना बच्चों। तो यानी कि जब कोई टर्म ही नहीं है तो बी की जगह हम क्या लिख देंगे, यानी कि उसको जब कोई टर्म ही नहीं है तो उसका कोई गुणांक भी नहीं होगा, यानी कि क्या लिख सकते हैं उसको, 0 इंटू टी, है ना भाई, 0 इंटू टी। तो टी का गुणांक क्या है भाई, इसकी पूरी इसकी 0 होगी, मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही तो आएगा। तो जब भी कोई टर्म गायब हो, हमें उसको गुणांक लिखना हो तो क्या लिखते हैं हम, 0 लिखते हैं, ठीक है। और ए क्या है, ए क्या होता था, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और इस क्वेश्चन में हम एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, ठीक है। अब माइनस के रूट 15 प्लस रूट 15 दोनों सेम नंबर, दोनों के अपोजिट साइन, ठीक है, यानी कि सेम नंबर है और अपोजिट साइन के साथ है तो दोनों आपस में कट जाएंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और 0 को भी आप किसी भी नंबर से डिवाइड करिए तो आपको 0 ही मिलेगा। तो ये दोनों नंबर आ गए इक्वल, तो मेरे संबंध की सत्यता की जांच हो गई है। क्लियर है भाई। चलिए अच्छा, एक चीज़ तो हम करना भूल ही गए, संबंध तो हमारे पास दो होते थे, ये हम पहले क्वेश्चन में भी करना भूल गए। भाई एक फॉर्मूला हमारे पास ये भी तो होता था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ये तो हम भूल ही गए, है कि नहीं। अब भाई देखो पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या थी, 0 थी, और ये बीटा की वैल्यू थी, तो अल्फा की वैल्यू क्या रखेंगे, 0, और बीटा की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस के 2। और सी क्या होता था, सी याद करिए, कांस्टेंट टर्म। हमारे क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म क्या है, कुछ है, नहीं है कि नहीं बच्चों। इस वाले में कांस्टेंट तो टर्म है ही नहीं, तो कांस्टेंट टर्म के बीच क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। और ए क्या होता था, एक्स स्क्वायर का गुणांक, हमारे यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4, तो इसकी जगह लिख दिया हमने 4। 0 की आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आपको मिलेगा, 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर दीजिए तो भी आपको 0 ही मिलेगा। तो इस प्रकार भी हमारे यहाँ पे संबंध की सत्यता की जांच हो जाएगी। अब बात कर रहे थे हम अपने क्वेश्चन नंबर, इसका जो 5th पार्ट था, तो इसमें भी इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। कौन सा, अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई बाय अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक है भाई, यही तो फॉर्मूला होता था। हमारे यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस के रूट 15, ये लिख दिया हमने। बीटा की वैल्यू क्या है, प्लस का रूट 15 मल्टीप्लाई बाय रूट 15। सी क्या होता था, कांस्टेंट टर्म होता था। क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, माइनस का 15। भाई कांस्टेंट टर्म के साइन भी देखना है साथ साथ, कांस्टेंट टर्म क्या है 15 और इसके साथ क्या है नेगेटिव साइन, तो इस पे आप लिख दीजिए माइनस का 15। क्लियर है। ए क्या होता था, एक्स स्क्वायर का गुणांक। हमारे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, ठीक है, तो यहाँ लिख दिया हमने 1। अब भाई देखो रूट 15 की रूट 15 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, 4 ही, वो 15 ही आएगा बच्चों, है कि नहीं। ये तो हमने अभी आपको यहाँ पे डिस्कस किया ना कि रूट 4 की रूट 4 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आता है, 4 ही आता है, अंडर रूट कट जाते हैं और नंबर एज इट इज आ जाता है। तो रूट 15 की रूट 15 में मल्टीप्लाई होगी तो 15 आएगा, लेकिन साइन लगा है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन हो जाएगा। क्लियर है। क्यों होगा नेगेटिव साइन, भाई इस पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव साइन है, इसके आगे पॉजिटिव साइन है। जब नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनकी साइंस की भी तो आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो जब माइनस की पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगी तो आता है नेगेटिव साइन। ये बहुत ही बेसिक बात है, आपने बचपन में पढ़ी होगी, ठीक है। अब भाई क्या यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 15 ही आ जाएगा, तो दोनों हो गए इक्वल। तो यहाँ पर भी हो गई हमारे संबंध की सत्यता की जाँच, ठीक है भाई।
दोनों का इक्वल आना ज़रूरी है। तो इसी तरह से ये हमारे क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चन हैं। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट होता है। इसका 6th पार्ट है, बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह है, ये आप खुद से कर सकते हैं। या चलिए इसको भी हम आपको समझाते हैं ताकि आपको कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। भाई देखो, इस तरह के क्वेश्चन को हमने आपको करने का क्या तरीका बताया था, ये आपके रिवीजन के लिए करवाया जा रहा है क्वेश्चन, ताकि जो कंसेप्ट है आपके दिमाग में फिर से मतलब रिवाइज हो जाए। भाई देखिए, हमने क्या बताया था, जब भी आपको पूरा कोई भी वो मिले बहुपद इस वाली उसमें ax² + bx + c की फॉर्म में, तो उस तरह के उस क्वेश्चन में हम शून्य को कैसे निकालते हैं। तो क्या था उसका तरीका, पहले तो इस जो x² के साथ है और जो कांस्टेंट टर्म है उसकी आपस में करिए मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी तो क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा भाई, 12 मिलेगा। क्या मिलेगा, 12। तो 3 और 4 की मल्टीप्लाई करी, हमको मिला 12। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, हम क्या करते थे। हमने देखा हमें जो कांस्टेंट टर्म है उसके आगे का हमने साइन देखा, साइन हमारे पास है नेगेटिव। अब हम 12 के ऐसे टुकड़े करेंगे, 12 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिनको घटाने पे, घटाना क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 4 के आगे साइन है नेगेटिव, तो इस नंबर के आगे का साइन देखना इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है। ध्यान दीजिए, अब हम 12 के ऐसे टुकड़े करेंगे जिसको घटाने पे क्या आए, 1 आए। 1 क्यों आए, जो भी एक्स वाली टर्म होती है ना, उसके साथ जो भी नंबर होता है वही हमें बनाना पड़ता है। भाई इन वाले क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे थे, याद करिए, हम क्या कह रहे थे, क्या कहते थे हम कि भाई ऐसे टुकड़े करिए आप लोग कि जिसको जोड़ने पे 4 आए। जोड़ना क्यों, क्योंकि 1 के आगे क्या है, प्लस है, ठीक है, और s के साथ क्या था, 4 था, है ना बच्चों, याद आया आप लोगों को, है कि नहीं। तो हमने 4 के ऐसे टुकड़े किए थे भाई, पहले तो हम 4 की 1 से मल्टीप्लाई की थी तो क्या आया था, 4 आया था। फिर हमें 4 के ऐसे टुकड़े करने थे जिसको जोड़ने पे क्या आए, 4 आए, है ना। तो इसमें भी हम वही तो कर रहे हैं। अब हमने मल्टीप्लाई की 3 की 4 में तो क्या मिला, 12। अब 12 के ऐसे टुकड़े करिए जिसको घटाने पे क्या आए, 1 आए। भाई x के सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 ही तो है, तो क्या आए, 1 आए। अब 12 के ऐसे टुकड़े क्या हो सकते हैं, आप अपने मन में, आपके सामने एकदम टेबल आने चाहिए। हमारे दिमाग में एक टेबल आता है 4 और 3। भाई 4 और 3 की मल्टीप्लाई करिए, 4 तिया 12, जिनको गुणा करने पे तो 12 आए, और जिनको घटाने पे क्या आए, 1 आए। तो 4 और 3 को आप घटाएंगे तो क्या मिलेगा, आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, एक बार फिर से सुनिए बच्चों ध्यान से इस चीज़ को, ये सब बातें समझना आपके लिए ज़रूरी है। भाई हमारे पास इस तरह से एक बहुपद हमें दिया हुआ है, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले x² का जो गुणांक है और जो हमारी कांस्टेंट टर्म है उनके आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 और 4 की मल्टीप्लाई की, हमें मिला 12। अब उसके बाद आप ध्यान दीजिए कांस्टेंट टर्म के आगे कौन सा साइन लगा हुआ है, ठीक है, हमने देखा घटा का साइन लगा हुआ है। अब हमें 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसको घटाने पर, घटाना क्यों, क्योंकि कांस्टेंट टर्म के सामने माइनस का साइन है। अगर पॉजिटिव होता तो हम कहते इस 12 के ऐसे टुकड़े कीजिए जिनको जोड़ने पर, है कि नहीं। लेकिन अब हमारे पास नेगेटिव है तो हम कहेंगे 12 के ऐसे टुकड़े कीजिए जिनको घटाने पर क्या आए, x के सामने वाला नंबर देख लीजिए, ठीक है, क्या है, 1 है। तो 12 के ऐसे टुकड़े जिनको घटाने पे क्या आए, 1 आए, और मल्टीप्लाई करने पे तो 12 ही आए, है कि नहीं बच्चों। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो 4 और 3, तो हमें ऐसे टुकड़े मिले 4 और 3। भाई 4 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिल जाएगा, और 4 और 3 को घटा देंगे तो 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो वो टुकड़े हो गए 4 और 3। अब इसको ऐसे लिखते हैं, 3x² को एज इट इज़ लिखा, यहाँ नेगेटिव साइन लिखा। अब क्या करेंगे, 4 और 3 को माइनस करेंगे तभी तो 1 मिलेगा बच्चों, है कि नहीं। चलिए अब क्या लिखेंगे हम, 4 - 3, और क्या है, x लिखेंगे, और माइनस का 4। क्लियर है यहाँ तक। चलिए भाई, तो 3x², ठीक है, माइनस एज इट इज़ लिख दीजिए। अब इस x की दोनों नंबर के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x की 4 के अंदर मल्टीप्लाई होगी 4x, माइनस का साइन बीच में है, x की 3 में मल्टीप्लाई करिए 3x, फिर माइनस का साइन और नंबर। क्लियर। चलिए भाई, अब क्या है, इस माइनस की भी पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, माइनस का 4x, माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई होगी पॉजिटिव नंबर 3x, और फिर माइनस का 4। क्लियर है भाई। इसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, इसमें और इसमें आपको क्या कॉमन दिखता है, भाई 3 और 4 तो कॉमन नहीं ले सकते, क्या ले सकते हैं, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, 3x बचेगा, भाई 3 का 3 बचेगा, और x 2 है तो 1 x बचेगा।
माइनस का साइन, ठीक है, एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, केवल इसके पास 4 बचा, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे बनाया ब्रैकेट में वही हमें दूसरी साइड बनाना है, तो ये तो बच्चा ऑलरेडी बना हुआ है 3x माइनस 4, तो आप बस 1 कॉमन ले लीजिए, जब 1 की पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज नंबर ही बना रह जाएगा, तो इसलिए हम दिखाने के लिए 1 ले लेते हैं। तो क्या मिल गया, 3x माइनस के 4 बन गया, ठीक है बच्चों। कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सा शुरू में आपको प्रॉब्लम हो सकती है इन चीज़ों को समझने में, पर जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस की, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि प्रैक्टिस करके ही हम चीज़ों को सीखते हैं, धीरे धीरे ही चीज़ें हमें समझ आने लगती हैं। अब क्या है भाई, हमने अपने नंबर्स को बना लिया, अब इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों में भी हम कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं भाई, यहाँ पे भी 3x माइनस 4 है, यहाँ पे भी 3x माइनस 4 है, तो अब ले लिया हमने 3x माइनस के 4 कॉमन। अब क्या बचा, x बचा, क्या बचा, प्लस 1 बचा, इसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठीक है। अब दो नंबर मिल गए हमें मल्टीप्लिकेशन में, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर दीजिए। पहला नंबर उठाया 3x माइनस 4, इसको 0 के इक्वल रखा, दूसरा नंबर उठाया x प्लस 1, इसको 0 के इक्वल रखा, क्लियर है। अब क्या करेंगे भाई, हम 4 को इधर ले जाइए, क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई में है 3, इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो 4/3, ये मिल गई मुझे एक अपना शून्यक। अब क्या है, 1 को इधर ले जाइए, तो क्या मिल गया, x इक्वल टू -1, तो ये मिल गए मुझे अपने शून्यकों की वैल्यू, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू, इसको हम कह सकते हैं अल्फा, इसको हम कह सकते हैं बीटा, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद हम क्या करते थे, संबंध की जांच। संबंध क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस के b/a, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या है, 4/3, बीटा की वैल्यू क्या है, -1, ठीक है। माइनस का b क्या होता था, x का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक क्या है, -1 है ना भाई, माइनस भाई साइन का ध्यान रखना है आपको। x का गुणांक क्या है, x के आगे कोई नंबर नहीं है यानी कि 1 है, और 1 के आगे क्या है, नेगेटिव साइन है, तो क्या है, एक तो हमारा माइनस फॉर्मूला में ही लगा हुआ है, और b की वैल्यू क्या मिली हमें, -1 मिली हुई है, ठीक है। अब a क्या होता था, x² का गुणांक, अब x² का देखिए गुणांक क्या दिया हुआ है, 3, तो तो a की जगह लिख दीजिए 3, क्लियर है भाई। अब देखो, अब इसको सोल्व करने के लिए इसके नीचे 1 लगा दीजिए, ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 3, ठीक है। ये सोल्व करना तो आप लोग जानते होंगे। तो अब क्या करेंगे हम, ऊपर क्या मिलेगा मुझे, 4 मिल जाएगा। अब 1 से ऊपर का 1 उतारा, ठीक है, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा, तो ये मिल जाएगा 3, और 4, ये 4 - 3 डिवाइडेड बाय 3, और इधर क्या बचा, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो 1 आएगा, और 1 डिवाइड में क्या चल रहा है, 3, ठीक है भाई। 4 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा, ये 1/3 इधर चलाते चले जाइए, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/3, और इधर भी 1/3, दोनों बन गए इक्वल, ठीक है भाई। कुछ नहीं किया, बस वैल्यू को पुट करते गए और इसे सॉल्व करते गए। ये चीज़ें तो आपको सॉल्व करनी आती होंगी बच्चों, है ना, ये तो 7th 8th में हम लोग सीखते हैं। तो ये हमारा हो गया, इक्वल हो गया, बन गया, है ना भाई। अब क्या करेंगे हम, देखिए अब एक संबंध और होता है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4/3, तो अल्फा की वैल्यू रख दी हमने 4/3। अब बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1, तो बीटा की वैल्यू रख दीजिए -1। सी में क्या होता था, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म जाइए अपने क्वेश्चन में ढूंढिए कहाँ है, -4 है भाई कांस्टेंट टर्म, क्लियर है, तो सी की जगह लिख दीजिए -4। ए क्या होता था, x² का गुणांक, क्वेश्चन में जाइए, x² का गुणांक क्या है, 3, इसको लिख दीजिए 3, ठीक है। 4/3 की -1 में मल्टीप्लाई होगी तो क्या मिलेगा, -4/3, और इधर भी तो -4/3 है, दोनों हो गए इक्वल, हमारा हो गया संबंध की सत्यता की जांच हो गई भाई, क्लियर है। तो ये हमारा यहीं पर क्वेश्चन नंबर 1 होता है ख़त्म। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था आपके समझने लायक। इसकी आप अच्छे से वीडियोस को 1-2 बार देखिएगा अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चंस को नोट डाउन करके खुद से एक बार करके देखिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है भाई। तो इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, फिर अगली क्लास में हम अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है भाई। बाय बाय, टेक केयर।